हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा कि पाकिस्तान और यूरोप के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ईज़नेस ऑफ स्टडी, कि तलबा अपनी स्टडी को सुकून के साथ पढ़ते हैं और कोई स्टडी बर्डन नहीं होता। और आपकी वो मर्ज़ी होती है आप पढ़ें या ना पढ़ें, टीचर का काम है अपना काम पूरा करे, आपसे टेस्ट ले, आपको टेस्ट चेक करके आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे आपको। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्कॉलरशिप पे होती रहेगी और आप पढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ पेइंग स्टूडेंट हैं तो आपको पे करना होगा और आपकी स्टडी से कोई यूनिवर्सिटी को कंसर्न नहीं है, आप फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, ये आप पे खुद डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप 15-20 लाख रुपया दे रहे हैं उनको हर सेमेस्टर का, तो आपकी अगर गैरत है तो आप पढ़ेंगे ही, ये तो ज़ाहिर सी बात है। और बाकी ये है कि अगर आप नहीं पढ़ते तो यूनिवर्सिटी को आपके इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस है और आपकी वो आप ही उसे खुद ख़राब कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को सिर्फ अपनी फ़ीसों से मतलब है और आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। और इसी तरह आप पे स्टडी का बर्डन नहीं होता। उधर हमारे यहाँ तो क्या होता है कि ये करना है, वो करना है, और मुश्किल चीज़ों के चक्कर में आसान चीज़ें भी रह जाती हैं। तो इधर कोई भी वो नहीं है, आप इजी होकर पढ़ते हैं। और इसके अलावा ईज़नेस ऑफ स्टडी में ये भी है कि आपके पास वो किताबों के बंडल नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि फ़लानी किताब ली, ये आईना लिया, या उसकी नोट्स लिए, फ़लाँ किताब ली। नहीं, इधर कोई चीज़ भी नहीं है, हर चीज़ ही वर्चुअल है। वो आपको स्लाइड, ज़्यादातर वो आपको स्लाइड्स पर ही पढ़ाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और ज़्यादा अगर आपको किताबों का शौक़ है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं और वो आपको किताबें रेकमेंड कर देंगे कि आप ये किताबें ले लें अगर आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये लोग पैसे से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स को वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। और हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आपका टीचर के साथ लिंक है तो ठीक, अगर नहीं है तो बहरहाल आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, इधर गोरा काला अमीर गरीब सब बराबर है। और जो सबसे ज़हीन स्टूडेंट है उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि सबसे वो जो कमज़ोर स्टूडेंट है। और टीचर सबसे सजेशन मांगते हैं। और अगर कोई सजेशन कोई मतलब इस किसी को समझ नहीं आती तो किसी पर भी वो नहीं करते, क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तो वो सबको अहमियत देते हैं। तो बाद नज़र में ये कि यहाँ पर मादी अशिया से ज़्यादा इंसानियत की कदर है, ये लोग इंसानियत की कदर करते हैं और हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ मादी अशिया को ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लिविंग स्टैंडर्ड्स। इन लोगों ने अपनी बुनियादी ज़रूरियात को ज़्यादा फोकस किया है, तो उन्होंने अपनी बुनियादी ज़रूरत को बिल्कुल ही वो कंप्लीट कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये लोग ऐसे लगता है कि लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग एशिया से कूच करके इधर यूरोप में आते हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल 180 डिग्री से बिल्कुल ही वो हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और हमारे यहाँ तो ये है कि कभी बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है, या कभी गैस नहीं है। तो इधर तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, उन्होंने इन चीज़ों को फोकस किया। तो इधर तो ये कोई मसला ही नहीं है कि आज बिजली चली जाएगी, आज गैस नहीं होगी, या इसके अलावा आज पानी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है इधर। इधर इन चीज़ों को फोकस ही नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो हर एक चीज़, हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड में ये भी है कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट के जाल बिछा दिए हैं। और अगर आपको शहर में जाना है तो हर तरफ ही उन्होंने रेलवेज़ के, ट्रैम्स के और मेट्रोज़ के जाल बिछा दिए हैं। इसीलिए अगर किसी के पास गाड़ी मुयस्सर भी है तो वो लोग अपनी गाड़ी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं। और चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। और हमारे यहाँ तो ये है कि एक ही किताब और 20 साल से वही पढ़ाई जा रही है। मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक में था तो हमारे सर ने बताया था कि ये जो बायोलॉजी की किताब ये 2002 में आई थी, तो 16 साल हो गए हैं वही एक ही किताब पढ़ाई जा रही है। तो इस 16 सालों में ये जो रिसर्च हुई है तो उसका क्या होगा? आपको पता है कि ज़्यादातर रिसर्च यूरोप में और अमेरिका और चाइना वगैरह में ही होती है। तो ये यूरोपीय कंट्रीज़ अपनी एजुकेशन बुक्स को
وقت کے لحاظ سے چینج کرتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر بکس تو ہے نہیں تو ہر چیز ورچوئل ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب یونیورسٹیز کی رینکنگ کی بات آتی ہے تو یورپ کی یونیورسٹیز سب سے آگے ہیں. اور پانچویں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ فیسلٹیز، کہ ادھر اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی گئی ہیں. جیسا کہ اگر آپ میں ادھر بوداپیسٹ میں رہ رہا ہوں تو ادھر جو ٹرانسپورٹ کا منتھلی پاس ہے اس کی قیمت ہے تقریباً 9500 فورنٹس. تو چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور سیمنر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے وہ پڑتا ہے 3500 میں. تو ہر چیز میں اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز دی گئی. اگر آپ نے کوئی ٹکٹ لینی ہے، کوئی چیز بھی ہے، اور اسی کے علاوہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور یا کوئی آئس اسکیٹنگ ہو رہی ہے، سب میں اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز مہیا کی گئی ہیں. اور ویسے بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کا دماغ ریلیکس ہوگا تبھی تو وہ دل لگا کر پڑھ سکے گا. اگر اس کو یہ پریشانی ہوگی کہ آج بس نہ نکل جائے، یہ نہ ہو جائے، میں نے اپنا ذمہ کام نہیں کیا تو کیا ہوگا، تو پھر وہ کہاں سے اپنی اسٹڈی پوری کرے گا. ایک اور خوبی جو یورپ کے ایجوکیشن سسٹم میں ہے وہ یہ کہ یہ تھیوریٹیکل سے زیادہ پریکٹیکل پر وہ کیا کرتے ہیں، زیادہ غور کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو زیادہ تر تھیوریٹیکل ہوتا ہے، یہ لکھو فلاں کرو، اب آپ نے یہ رول فالو کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ کا دماغ کیا وہ کرے گا، پروگریس کرے گا. مثال کے طور پر اگر میں ایک شخص کو بتاؤں جس نے ایک بطخ نہیں دیکھی تو میں اس کو بتاؤں کہ بطخ ایسے ہوتی ہے، وہ اس کے سفید پر ہوتے ہیں اور اس کے 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 پر ہوتے ہیں اور اس کی ایسی لمبی سی گردن ہوتی ہے. تو میں اس کو جتنا بھی اس کو سمجھا لوں، جب اس نے دیکھی ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا. تو اس کے علاوہ اگر میں پریکٹیکل میں ایک بطخ ہی اس کے سامنے لے آؤں تو میں اس کو کہوں گا یہ بطخ ہے، تو اس کو پتہ چلے گا ہاں یہ بطخ ہے جس کی 2 ٹانگیں ہیں. اس کو خود بخود سارا کچھ ہی سمجھ آ جائے گا اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اسی لیے یہ لوگ تھیوریٹیکل سے زیادہ پریکٹیکل پہ وہ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سیلف پہ ہم کیسے یورپ میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو میرے جاننے والے ہیں جو ادھر ابھی پڑھ رہے ہیں. مستقبل قریب میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ آپ یورپ میں سیلف پہ کیسے ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.